हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जैसे इसके पिछले वाले टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा था, वहां पर बहुत सारे एनर्जी जो प्रोड्यूस हुए थे। लेकिन वहां पर अगर हम देखें, जैसे हम बात करें एक ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस की जो पूरी प्रक्रिया में देखे थे कि ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में कुल 4 एटीपी जो है नेट बेनिफिट हो रहा था। 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने थे और उसमें से भी जो है 2 एटीपी जो है उस 2 एटीपी को वहां पर कंज्यूम कर दिया गया था। तो यहां पर कुल टोटल में देखा जाए तो केवल और केवल जो है 2 एटीपी ही शेष बच रहा था। अब क्या पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में केवल 2 ही एटीपी का नेट बेनिफिट हो रहा था? क्या इसी प्रकार हम क्रेब्स साइकिल अगर देखें, क्रेब्स साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो उस क्रेब्स साइकिल में देखते होंगे कि पूरे एक क्रेब्स साइकिल के एक चरण में जो है 1 एटीपी का जो है बन रहा था, केवल 1 एटीपी। लेकिन अगर चूंकि पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में थी, 2 स्टेप में थी, तो वहां पर जो है कुल 2 एटीपी ही जो केवल बन रहा था, अर्थात 2 एटीपी यहां पर। और इस तरह से कुल जो है 4 एटीपी का निर्माण पूरी प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन क्या अगर हम बात करें कि जो ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल है, उस ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल में जो ग्लूकोज है, जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से क्या केवल 4 एटीपी ही बन रहा है? तो यहां पर अगर हम बात करें ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल से पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो उससे लगभग अप्रॉक्स 38 एटीपी हम बता चुके हैं, 38 एटीपी बन रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट वे में केवल और केवल 2 ग्लाइकोलिसिस से और 2 एटीपी जो है वो क्रेब्स साइकिल से बन रहा है। तो क्या पूरी की पूरी जो ये साइकिल है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल केवल 4 एटीपी के लिए बन रहा है? तो ऐसा नहीं। जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है, इसमें अगर हम देखें तो वहां पर जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है उसमें डायरेक्ट अगर हम एटीपी की बात करें तो डायरेक्ट 4 एटीपी का जनरेशन होता है। 4 एटीपी जनरेट होता है अगर हम डायरेक्ट की बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल केवल 4 एटीपी के लिए ही पूरा रन कर रहा है। यहां पर जो है जो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है, ये इसके और भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और भी ज्यादा मात्रा में यहां पर एटीपी बनता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल साथ जो ग्लूकोज होता है, इसका जो पूरा ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक चीज देखे थे कि वहां पर जो है NADH पॉजिटिव मीन्स वहां पर रिड्यूस्ड को एंजाइम भी बन रहा था। वहां पर ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में एक रिड्यूस्ड को एंजाइम भी बन रहा था, NADH पॉजिटिव, या इसको हम NADH2 के नाम से जानते हैं। ये एक रिड्यूस्ड को एंजाइम है। और एक रिड्यूस्ड को एंजाइम जो है जब यह अपने ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडाइज स्टेट में आता है और NAD प्लस 2 प्रोटॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन साथ में यहां से रिमूव होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर जो है कुल जो है 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया में देखें तो ये वहां पर जो है 2 टाइम्स हुआ था। इसके अगर हम लोग बात करें, इसी चीज को अगर हम ग्लाइकोलिसिस में समझे, ठीक है, तो इसमें जो है 2 टाइम्स जो है NAD H पॉजिटिव बना। तो इस तरह से पूरी जो प्रक्रिया वहां पर 3x2 मीन्स यहां पर 6 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 6 एटीपी जो है रिड्यूस्ड को एंजाइम के थ्रू बन रहा है, यानी ETS के थ्रू बन रहा है। अब इसको हम समझेंगे। दूसरा जो क्रेब्स साइकिल है, अब क्रेब्स साइकिल की हम बात करें तो उस क्रेब्स साइकिल में भी ये जो प्रोसेस होती है वहां पर 3 टाइम्स, 3 जगह पर जो है NADH यानी रिड्यूस्ड को एंजाइम बन रहा है। तो वहां पर क्या होता है 3 into NAD H पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन चूंकि जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल यहां पर जो है ये 2 टाइम्स होता है। अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये यहां पर 2 टाइम्स होता है, मीन्स
2 बार ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो इस तरह से यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 3 to 3 9 एटीपी, लेकिन चूंकि पूरी जो है यहां पर 2 होता है तो 2 एटीपी इक्वल टू 18 एटीपी इससे बन रहा है। इस तरह से हमने देखा क्या कि ग्लाइकोलिसिस में 6 एटीपी जो है रन कर रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम के थ्रू आ रहा है NADH पॉइंट H पॉजिटिव से, जबकि 18 एटीपी क्रेब्स साइकिल में भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH पॉइंट H पॉजिटिव से आ रहा है। इसके अलावा एक जगह पर देखे थे कि FAD 1 मॉलिक्यूल देखे थे, एक जगह पर FAD H पॉइंट H पॉजिटिव भी बनाता है, मतलब वहां पर जो FADH2 था वो जो है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में FAD में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो भी पूरी प्रक्रिया एक जगह पर देखा गया था, चूंकि जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 टाइम्स रन करता है। अब 2 टाइम्स अगर रन कर रहा है तो मीन्स यहां पर 2, और एक FADH2 जब कन्वर्ट होता है तो उससे कुल जो है नेट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो 2 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है, 2 एटीपी। तो यहां पर ये 2 टाइम्स हो रहा है, मीन्स यहां पर 2 into 2 एटीपी। इस तरह से यहां पर 4 एटीपी नेट बेनिफिट होता है इस FADH2 के थ्रू। तो इस तरह से हम देखें कि 4 एटीपी यहां है, 6 एटीपी यहां है, तो 4 and 6 10 एटीपी, 10 and 18 28 एटीपी, यहां पर देखें 10 और 28 एटीपी, और ये यहां पर 4 एटीपी। तो इस तरह से यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि 6 एटीपी 4 एटीपी यहां से बन रहा है, 4 6 10 एटीपी, 10 10 20 60 28 एटीपी, 28 4 32 एटीपी। इसके अलावा जो है जब जैसे ही इंटर करता है, जब वहां पर जैसे ही इंटर करता है, हम वहां बात करें कि जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुविक एसिड एसिटिक कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, वहां पर भी जो है वहां पर 6 एटीपी नेट यानी 3 एटीपी NAD जो होता है, ये NAD कन्वर्ट होता है 1 more टाइम्स NAD। कहां पर होता है, तो ये होता है जब फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक कोएंजाइम ए वाले प्रोसेस में, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। तो यहां पर भी 3 एटीपी, चूंकि ये पूरी प्रक्रिया 2 टाइम्स होती है, तो यहां पर भी जो है 2 into 3 एटीपी, और इस तरह से 6 एटीपी यहां पर बनता है। तो इस तरह से अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारा आएगा 8 जो है 38 एटीपी। लेकिन ये जो बन रहा है NADH2 कन्वर्ट हो रहा है NAD में, या FADH2 कन्वर्ट हो रहा है FAD में, कैसे इसमें 3 एटीपी का नेट बेनिफिट हो रहा है, और इसमें यहां पर देखिए FAD में तो केवल 2 एटीपी का नेट बेनिफिट हो रहा है। मीन्स यहां पर इसके थ्रू जो है 3 एटीपी नेट बेनिफिट हो रहा है, और इसके थ्रू जो है 2 एटीपी का नेट बेनिफिट हो रहा है। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में ये डायरेक्ट बनता है? तो इसी चीज को यहां समझना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को पूरी प्रक्रिया समझना है इसी चीज को कि किस प्रकार से जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है, वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम किस प्रकार से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आता है। तो उसको समझने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसका मेन पर्पज की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर हम बात करें इस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये सबसे पहले आवश्यक है कि इसका मेन पर्पस क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? तो इसके मेन 2 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस है रिड्यूस्ड कोएंजाइम, जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है इसको ऑक्सीडाइज करना, इसको ऑक्सीडाइज करना। कहने का मतलब है जो जैसे NAD H पॉजिटिव है, इसको जो है NAD प्लस 2 प्रोटॉन, और इसके साथ में यहां पर रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन कभी रिलीज अकेले नहीं होता है, बल्कि उसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसका मेन पर्पस पहला होता है कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करना। पहला रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या है? NADH2, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में आता है NAD में। दूसरा इसका जो मेन पर्पस होता है, जो हिडन एनर्जी होता है, हिडन एनर्जी,
उस हिडन एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जो इसके हिडन एनर्जी है उस हिडन एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये इसका जो है दूसरा मेन पर्पज होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसके दो मेन पर्पज है, एक तो रिड्यूस्ड कोएंजाइम को जो ऑक्सीडाइज करना, सेकेंड जो होता है वो हिडन एनर्जी को प्रोड्यूस करना। फिर एक दिमाग में आता है कि आखिर ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज क्यों कर रहा है, रीजन क्या है, उसके लिए समझेंगे यहां पर। सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारे पास पहले से कोई स्टॉक नहीं है एनएडी का। जैसे जहां जगह पर देखे होंगे कि जहां पर भी एनएडी जो है वो कन्वर्ट हो रहा था एनएडी H पॉजिटिव, तो ये क्या इसका एक स्टॉक पड़ा है? तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉक इसका नहीं है कि जो एनएडी है इस एनएडी का स्टॉक हो और ये लगातार इससे जो है NADH2 बनता जा रहा है, NADH2 बनता जा रहा हो, इस तरह से यहां पर प्रोसेस नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि आवश्यकता होती है कि अभी एक लिमिट है, अब उस लिमिट में ही खर्च करना है और उस लिमिट में बार बार उसको जो है साइकिल चलाना है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज को फिर जो है पुनः जो है रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस यहां पर ये NAD रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और पुनः रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो होता है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में आता है। तो इस दौरान जब रिड्यूस्ड कोएंजाइम ऑक्सीडाइज स्टेट में आता है तो उसी समय जो इसकी हिडन एनर्जी है वो हिडन एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हिडन एनर्जी वहां पर उत्पन्न होती है और उसी एनर्जी को जो है माइटोकॉन्ड्रिया अपने संचित रखता है और फिर उसके द्वारा जो है जो कोशिका के अन्य कोशिकांग है उनकी विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो वहां पर कंप्लीट होती है। इसीलिए हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया उस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो असल में एक्चुअल में होता क्या है कि वो पावर हाउस इसलिए क्यों कहते हैं, कैसे उसमें जो है एनर्जी हमें प्रोड्यूस होता है, इसको यहां पर देखेंगे। सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया होती कहां ये समझेंगे। तो नाम सुनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जगह जगह पर उंगली सदृश उभार निकले होते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये जो क्रिस्टी होता है इसी पर छोटे छोटे जो है यहां पर ऑक्सीसोम लगे होते हैं, इसको ऑक्सीसोम का नाम दिया जाता है। ये ऑक्सीसोम एक निश्चित दूरी पर लगे होते हैं, ये ऑक्सीसोम एक निश्चित दूरी पर लगे होते हैं और ये ऑक्सीसोम को हम लोग प्रोटॉन पंप के भी नाम से कह सकते हैं। ये प्रोटॉन पंप का भी एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है करेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब जो पाइरुविक एसिड, जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुई, ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया होती है, उस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में पाइरुविक एसिड बनता है। जब वो पाइरुविक एसिड इंटर करता है इसमें, तो यही पर पूरा जो है फिर से जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, अर्थात एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण हो जाता है और उसके बाद वो इंटर कर जाता है इस मैट्रिक्स में। जो पाइरुविक एसिड है वो पाइरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर के वो मैट्रिक्स में पहुंचता है। अब वो मैट्रिक्स में पहुंचने के पश्चात ये जो पूरी प्रक्रिया NAD जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां पर चलना शुरू होती है। कैसे स्टार्ट होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जो है उस माइटोकॉन्ड्रिया का एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर की अगर हम बात करें तो यहां मैट्रिक्स होता है जिसे हम एम साइट कह सकते हैं। सेकेंड, इसके बाद यहां पर जो है आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन यहां पर पाया जाता है। इस आउटर मेम्ब्रेन के बाद यहां पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जिसे सी साइट कहते हैं और इनके बीच में यहां पर होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एक चीज और ध्यान देना है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल होता है वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है।
तो जो ग्लाइकोलिसिस का NADH होता है, यानी कि वहां पर जो है जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है वो इसके साइटोप्लाज्मिक यानी सी साइट से अंदर की ओर एंटर करता है। लेकिन अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल का जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है वो इसके एम साइट से इंटर करता है। ये चीज ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस का रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है वो सी साइट से अर्थात साइटोप्लाज्मिक साइट से इंटर करता है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल है उस क्रेब्स साइकिल का जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग से इंटर करता है। दोनों को आना कहां पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही आना है। तो ये यहां पर जो साइटोप्लाज्म जो है यानी ग्लाइकोलिसिस का जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो सी साइट से इंटर करेगा, जबकि अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल के तो क्रेब्स साइकिल में जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो उसके एम साइट से यहां पर इंटर करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां पर होती है। इसके बीच बीच में यहां पर ऑक्सीसोम लगा हुआ देख रहे हैं, ऑक्सीसोम लगा हुआ, तो यहीं पर कहीं कहीं पर बीच बीच में यहां पर ऑक्सीसोम भी लगा होगा, इसको भी देखेंगे आगे। ये मान लेते हैं ऑक्सीसोम यहां पर लगा हुआ है। तो ये जो ऑक्सीसोम होता है इस ऑक्सीसोम को हम लोग F1 पार्टिकल भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे F1 जो होता है ये वाला भाग होता है, इसको F1 कहते हैं, F1 पार्टिकल। और बाकी यहां से लेकर के यहां तक का भाग है इसको हम लोग F0 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल को हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के पास एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। इसी के पास जो है वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहां पर उपस्थित होता है। तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसी के पास उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन पंप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से यहां से अब ये जो प्रोटॉन होगा वो यहां से बाहर निकालने का काम करेगा, यानी प्रोटॉन को जो है बाहर निकालेगा। अब बाहर क्यों निकालेगा, चूंकि इसकी जो पीएच ग्रेडियंट होता है उस पीएच ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए ये यहां पर जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन जो एम साइट से बाहर को जाता है फिर उसको वापस पुनः जो है एम साइट पर लाता है, जैसे उसमें पीएच ग्रेडियंट जो होता है वो वहां पर समान बना है। इसको समझने के लिए हम समझते हैं, मान लेते हैं दूसरे तरीके से, जैसे ये मान लेते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहां पर जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो यहां पर है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम यहां पर उपस्थित है। इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करना है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करना है। एक और ध्यान देना है कि इसमें चूंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बहुत अधिक होती है। जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत अधिक होती है और वही हिडन एनर्जी के रूप में होता है जिसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और प्रोड्यूस करना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी को वहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या होता है, जिधर की मान लेते जो रिड्यूस्ड स्टेट ज्यादा होता है, जो यहां पर रिड्यूस्ड स्टेट है जबकि रिड्यूस्ड साइड में है, जबकि इधर की ओर जो सबसे नीचे रहेगा ये ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा। जो रिड्यूस्ड होगा ये माइनस से दर्शाया जाएगा और ऑक्सीडाइज जो यहां पर हम लोग प्लस से दर्शाएंगे। तो जिसकी जो है रिड्यूस्ड अधिक होगा वो अधिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो कम रिड्यूस्ड होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहां पर क्या है, रिड्यूस्ड, यहां पर रिड्यूस्ड कोएंजाइम प्रेजेंट है अर्थात यहां पर ये जो है अधिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है और यहां पर जाएंगे तो यहां पर चूंकि ऑक्सीडाइज स्टेट में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर बहुत ही कम होगी। अभी जो NADH है ये NADH को यहां पर आना है, तो इस NADH को यहां पर आने के चूंकि NADH जब होता है कन्वर्ट होता है ये NAD में ऑक्सीडाइज स्टेट में, तो इससे निकलता है 2 प्रोटॉन और साथ में इसके साथ निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होती है और ये इलेक्ट्रॉन सीधे अगर यहां से डायरेक्ट आए तो यहां पर एकदम वो जो हिडन एनर्जी है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हीट के रूप में निकल जाएगा। इसको समझने क्या है कि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन है अगर यहां से इस डायरेक्ट इस NAD को डायरेक्ट यहां पर भेज दिया जाए, जैसे मान लेते हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, उस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में मान लेते हैं ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको सबसे नीचे वाले व्यक्ति से मिलना है, तो अगर वो वहां से सीधे छलांग लगा दे
तो उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर वो वहां पर स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ आ रहा है, एक एक स्टेप पे चलता आ रहा है, तब इस तरह से धीरे धीरे स्लोली जब आएगा अप टू डाउन, तो यहां पर उसकी एनर्जी बची रहेगी और वह आकर के जो सबसे नीचे तल पर खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मिल लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए आता है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए स्लोली, बहुत स्लो मूव करते हुए अप टू डाउन पहुंचता है यहां पर। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक चेन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसीलिए कराती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत स्लोली यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचता है और बीच बीच में यहां पर जो है प्रोटॉन जो है, एनर्जी जो है वो प्रोटॉन निकलता रहता है और एटीपी के रूप में उसका फॉर्मेशन होता रहता है। सपोज करते हैं यहां पर NADH पॉइंट है और यहां पर उपस्थित है ऑक्सीजन, जहां पर उपस्थित है ऑक्सीजन, तो जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हुए आएंगे तो ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जुड़ करके साथ इलेक्ट्रॉन भी, और ये जुड़ करके यहां पर जो है H2O का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन आकर के ऑक्सीजन से मिलेगा और वहां पर जो है जल का एक अणु बनाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में बीच बीच में यहां पर जगह जगह से जो उसको उपस्थित साइटोक्रोम है, उस साइटोक्रोम के द्वारा जो हिडन एनर्जी, उस हिडन एनर्जी को भी प्रोड्यूस होगा और हिडन एनर्जी के द्वारा जो है वहां पर एटीपी मींस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को कैसे होता है उसको समझेंगे यहां पर हम लोग बना करके इसको। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले तो एक चीज और समझ लें, इसमें कुछ अन्य भी पाए जाते हैं, जैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कुछ छोटा सा बना दें। ये मान लेते हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या क्या चीज पाया जाएगा इसको जानेंगे यहां पर। सबसे पहले यहां पर FMN होगा, FMN होगा। इसके अलावा इसमें आयरन सल्फर कंटेनिंग पदार्थ होगा, FeS होगा, FeS कॉम्प्लेक्स में पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें यूबिक्विनोन होगा, यूबिक्विनोन जो कि एक कोएंजाइम है, यूबिक्विनोन एंजाइम है। इसके अलावा इसमें साइटोक्रोम भी पाया जाएगा, साइटोक्रोम पाया जाएगा। साइटोक्रोम जो होता है उसमें 5 प्रकार के साइटोक्रोम होता है, उसको सीक्वेंस में रखें, याद रखेंगे। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये सीक्वेंस में होता है, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये जो साइटोक्रोम होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें एक बार नीट में पूछा जा चुका है। जो साइटोक्रोम A3, वैसे तो अगर बात किया जाए जितने भी साइटोक्रोम होते हैं, ये सभी जो साइटोक्रोम होता है ये आयरन कंटेनिंग होते हैं, ये आयरन कंटेनिंग होते हैं। जो भी यहाँ पर साइटोक्रोम है वो आयरन कंटेनिंग होता है। लेकिन जो साइटोक्रोम A3 होता है ये आयरन कंटेनिंग तो होता है, जब आयरन कंटेनिंग होता है, लेकिन प्लस यहां पर जो है ये जो है कॉपर कंटेनिंग भी होता है। इसके अलावा जो है आयरन कंटेनिंग के साथ साथ ये कॉपर कंटेनिंग भी होता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, कॉपर कंटेनिंग कौन सा साइटोक्रोम होता है। तो साइटोक्रोम A3 जो होता है वो आयरन कंटेनिंग तो है, लेकिन साथ में वो कॉपर कंटेनिंग भी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कॉपर कंटेनिंग के लिए, आयरन कंटेनिंग के साथ साथ कॉपर कंटेनिंग होता है। तो इसमें होता क्या, ये सब जो होते हैं इसमें जो फेरस होता है ये फेरस कन्वर्ट होता है फेरिक में। जो फेरस कंपाउंड होता है वो फेरस कंपाउंड लगातार फेरिक पे कन्वर्ट होता है, फिर फेरिक जो होता है वो फेरस में कन्वर्ट होता रहता है। तो इस तरह से जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में जाता है और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट जो है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होता है। इसमें होता क्या है, जो साइटोक्रोम जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो कुल जो है 4 कॉम्प्लेक्स में ये पूरी प्रक्रिया चलती है।
कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स में 4 कॉम्प्लेक्स में पूरी प्रक्रिया जो है चलती है। सबसे पहले इससे FMN, ये जो Fe होता है इसको हम लोग FES कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, इसको हम लोग FES कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। FES कॉम्प्लेक्स जो होता है ये यहाँ पर सल्फर और जो है आयरन कंटेनिंग एक सब्सटेंस होता है जो कि एक कोएंजाइम के रूप में कार्य यहाँ पर करता है। इसके अलावा यह यहाँ से जो पहुंचता है और यूबिक्विनोन, इसको हम लोग केवल क्यू लिखते हैं, क्यूनोन लिखते हैं क्योंकि ये कोएंजाइम है, तो ये भी हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है यूबिक्विनोन होता है, ये यहाँ पर जो है FAD जो होता है, ये FAD यहाँ से आकर जुड़ता है, ये FAD, और FAD जो है FES कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा। इसके अलावा यूबिक्विनोन अब जाएगा साइटोक्रोम B में, पुनः साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये चीज यहां पर जो है बन करके है। तो इस चीज को समझते हैं यहां पर सबसे पहले कि एक चीज और इस पर ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं कि जो ये पूरा हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा कॉम्प्लेक्स में अगर इसको डिवाइड कर दे तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अलावा जो है जो ये हो गया, ये हमारा जो है सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। अब इसमें से जो साइटोक्रोम C1 होता है, ये ध्यान देंगे, वो साइटोक्रोम जो C होता है वो साइटोक्रोम C मोबाइल होता है। इसमें 2 चीज जो है मोबाइल होता है। यहां पर अगर इसको चेंज करते तो ये यहां से अलग हो गया और ये यहां से अलग हो गया। तो इस तरह से सेकेंड और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। हम देख रहे हैं यहां पर हमने यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C को छोड़ दिया। एक्चुअल में जो यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C होता है, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C, ये जो होते हैं ये मोबाइल कैरियर या मोबाइल कोएंजाइम यहां पर होता है। तो इस तरह से जो यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C होता है ये मोबाइल कैरियर का काम करता है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेजने का काम करता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहां से चलते हुए चलता है। जो NADH2 होता है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम यानी NADH2, उसका जो साइट होता है वो FMN होता है। लेकिन अगर हम FAD की बात करें तो FAD जो है आकर के यूबिक्विनोन से जुड़ता है। तो यहां पर समझेंगे सबसे पहले एक फिगर के थ्रू, ये मान लेते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इसका M साइट है। और हम पहले बताया जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी तो उसके C साइट से इंटर करेगा उसका रिड्यूस्ड कोएंजाइम अर्थात NADH2। सबसे पहले क्या करेगा, जो इसमें रिड्यूस्ड कोएंजाइम होगा ये जैसे यहां पर पहुंचेगा, अब ये यहां पर मान लीजिए FMN है, इस चीज को पहले यहां पर लिखते हैं FMN। ये जो NADH2 है, NADH ये इसमें इंटर करेगा। जैसे ये इंटर करेगा जो FMN होगा ये FMN कन्वर्ट हो जाएगा FMN H2 में, और ये फिर FMN H2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा FMN, और अब ये FMN H2 कन्वर्ट होगा पुनः जो है FMN में, इससे जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन निकल करके इधर चला आएगा। अब इसके जो पीएच ग्रेडियंट है ये यहां पर जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, क्योंकि पीएच ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए इस प्रोटॉन को पूरा इधर की ओर आना रहेगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। अब ये क्या करेगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां से जो है इलेक्ट्रॉन चलते हुए ये पहुंचता आयरन सल्फर पर, ये पहुंचता आयरन सल्फर पर। तो यहां पर जो Fe होता है ये फेरस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस में, फेरिक में, और पुनः जो है ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है फेरिक में और इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेज देता है। जैसे ये आगे की ओर भेजता है जो FES कॉम्प्लेक्स होता है ये FES कॉम्प्लेक्स से आगे की ओर बढ़ा,
अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे आगे की ओर बढ़ता है, अब यहीं पर एक लगा होता है प्रोटॉन पंप। ये जो प्रोटॉन पंप होता है, पहले बता चुके हैं, इसको हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं, जो कि जो पृष्ठी होता है उस पृष्ठी पर उपस्थित होता है। ये F1 भाग होता है और ये F0 होता है। इसको टोटल को हम लोग जो है ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर एटीपी सिंथेटिक एंजाइम यहां पर पाया जाता है। एटीपी सिंथेटिक एंजाइम आ जाता है। तो ये प्रोटॉन क्या होता है, अब ये यहां से निकल करके आता है प्रोटॉन, फिर ये प्रोटॉन बाहर आता है और यहीं पर जो है जो एडीपी होता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से फर्स्ट एटीपी का जनरेशन यहां पर हो जाता है। बाकी जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहां से फिर जो है अंदर फिर इंटर करता है। अब ये पहुंचता है और ये पहुंच जाता है यूबी क्यूनोन पर, यूबी क्यूनोन पर, ठीक है। इस यूबी क्यूनोन की अगर हम लोग बात करें, यहां पर जो यूबी क्यूनोन पर पहुंचता है, तो जैसे यूबी क्यूनोन पर आता है, इसे मान लीजिए ये यूबी क्यूनोन है, तो ये यहां से जो है यूबी क्यूनोन ये कन्वर्ट कर देता है यूबी क्यूनोन H2 में, और फिर ये यूबी क्यूनोन H2 कन्वर्ट होता है ये से, और ये यहां से प्रोटॉन जो होता है वो ये अभी ये ध्यान देना है। अब ये क्या करेगा, ये हमने पहले बताया कि ये मोबाइल कैरियर है। अब चूंकि ये मोबाइल कैरियर है, कोएंजाइम है, तो ये प्रोटॉन को बाहर न करके आगे की ओर भेज देगा। ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को आगे की ओर भेज देगा। अब आगे की ओर जैसे भेजेगा, ये पहुंचेगा साइटोक्रोम बी पर, तो ये यहां पर साइटोक्रोम बी होगा। ये साइटोक्रोम बी पर जैसे पहुंचता है, तो इसमें जो आयरन फेरस कंडीशन में होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्ट होकर के फेरिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः फेरिक कंडीशन यहां पर जो है इससे निकलता है, तो इसी समय जो प्रोटॉन होता है, ये ध्यान देना, जैसे ही प्रोटॉन यहां से अब रिलीज होगा, प्रोटॉन जैसे ही प्रोटॉन यहां पर रिलीज होता है, ये प्रोटॉन, इसको थोड़ा आगे यहां बना देते हैं, ये प्रोटॉन अब ये प्रोटॉन यहां से रिलीज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे की ओर बढ़ते हुए अभी पहुंचता है साइटोक्रोम C1 में। जैसे ये यहां से रिलीज होकर के ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर पहुंचता है, तो यहीं पर जो FES होता है, पुनः जो FES कॉम्प्लेक्स होता है, FES कॉम्प्लेक्स पुनः इसमें जो है फेरस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक दशा में, और ये फिर पुनः जो है फेरस में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये जो प्रोटॉन होता है, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन अंदर को इंटर करता है, पहुंचता है साइटोक्रोम C1 में। लेकिन उसी समय क्या होता है, यहीं पर लगा होता है एक प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप लगा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके आगे की ओर जाता है, अब ये प्रोटॉन पंप यहां पर लगा होता है, और ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन यहां से निकल करके, और ये यहां से प्रोटॉन बाहर की ओर निकल जाता है। ये प्रोटॉन यहां से बाहर की ओर निकलता है, और ये प्रोटॉन जैसे यहां निकलता है, जो एडीपी होता है और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। तो इस तरह से दो एटीपी यहां पर बन गया। अब ये क्या करता है, पुनः जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। अब ये जिसमें प्रोटॉन निकला हुआ है 2s पॉजिटिव, ये प्रोटॉन पुनः इसमें इंटर कर जाता है, और ये पहुंच जाता है साइटोक्रोम C1 में। अब ये पहुंचा साइटोक्रोम C1 में। फिर यहां पर जो फेरस होता है, ये फेरस कन्वर्ट हो जाता है फेरिक दशा में, फिर ये फेरस कन्वर्ट होता है, और ये यहां से प्रोटॉन जो होता है, जो यहां से आया है, ये प्रोटॉन पुनः जो है फिर से बाहर की ओर निकल जाता है। अब ये क्या करता है, आगे की ओर पूरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चलता है, और ये पहुंच जाता है साइटोक्रोम C वाले में। पूरा जो फेरस होता है, ये फेरस कन्वर्ट होता है फेरिक कंडीशन में, और ये फेरिक पुनः फेरस में कन्वर्ट होता है। चूंकि साइटोक्रोम C भी एक मोबाइल कैरियर, अर्थात यहां से जो है पुनः इसको ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेज देगा, इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेज देगा। और कहां भेजेगा, ये भेज देगा साइटोक्रोम A पर। जैसे साइटोक्रोम A पर पहुंचेगा, फिर यहां पर जो फेरस है वो फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, और ये फेरिक जो है पुनः फेरस में कन्वर्ट होगा। और अब यहीं पर बीच में जो है एक पुनः जो है एक लगा होगा, यहां पर एक ऑक्सीसोम फिल्म होगा। अब ये प्रोटॉन यहां से निकल करके
फिर ये बाहर प्रोटॉन आएगा और इसी कंडीशन में यहां पर जो है जो एडीएम एडीपी है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है साइटोक्रोम A3 में, साइटोक्रोम A3 पहुंचता है। पूरा यहाँ पर आयरन जो है फेरस कंडीशन फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और फेरिक पूरा फेरस में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि ये यहां से जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन अब यहाँ नहीं है क्योंकि इसके पास यही पर इसके पास उपस्थित कौन है, इसके पास उपस्थित है हाफ O2, हाफ O2 इसके पास उपस्थित है। अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है ये यहां से निकल करके आएगा और ये निकल करके प्रोटॉन में जाकर के इससे जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसके पास क्या है, इसके पास है हाफ O2। ये प्रोटॉन यहां से निकल करके आएगा और ये आकर के यहां पर +2H पॉजिटिव यहां पर बनेगा और अकेले में आएगा बल्कि क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में लेकर के आएगा। तो इस तरह से यहां पर जो है H2O का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से एक जल का अणु का निर्माण हो जाता है और देख रहे हैं यहाँ पर 3 एटीपी, एक एटीपी यहां जनरेशन हुआ, दूसरा एटीपी यहां जनरेशन हुआ, तीसरा एटीपी यहां जनरेशन हुआ। इस तरह से कुल 3 एटीपी का नेट बेनिफिट हुआ किसके थ्रू, जब NADH2 जो यहाँ पर रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम जब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आता है। तो इस तरह से जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम का जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन निकल करके यहाँ पर आया साइटोक्रोम A3 पर जहां पर उपस्थित है हाफ O2, उसके साथ जुड़ा और वहां पर जल का एक अणु बना और इस पूरी प्रक्रिया में 3 जगह पर वहां पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित जो ऑक्सीसोम पर पाया जा रहा है और उससे एटीपी बन रहा है। तो पहला एटीपी यहां बन गया, सेकेंड एटीपी यहां बन गया और थर्ड एटीपी यहां पर बन जाता है। तो इस तरह से 3 एटीपी का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर हम एफएडी की बात करें, अगर हम बात करें एफएडी की, तो जो एफएडी का एक्सेप्टर होता है, एफएडी का एक्सेप्टर जो FADH2 होता है वो एफएडी का एक्सेप्टर यहां से स्टार्ट होता है, एफएडी तो ये यहां से इंटर करता है। तो इस तरह से पहला एटीपी छूट जाता है और इस तरह से FADH2 में जब इसका जो है, क्योंकि इसका जो एक्सेप्टर एंजाइम होता है, एक्सेप्टर कोएंजाइम है वो यूबिक्विनोन होता है। तो एफएडी जो होता है ये FADH2 ये कहां से इंटर करता है, ये यूबिक्विनोन इसका साइट होता है, यूबिक्विनोन इसका साइट होता है। तो इस प्रक्रिया में यहां पर जो है ये यहां से स्टार्ट होता है एफएडी वाला, ये प्रक्रिया यहां से स्टार्ट होती है। तो इसके कारण यहां पर कुल 2 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। इस तरह से जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 होता है उसके जब NAD में ऑक्सीडाइज होता है तब कुल 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। 3 जगह एटीपी बनता है, 1 2 3। लेकिन जो FADH2 जो है जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसमें केवल 2 एटीपी 2 जगह पर जो है एटीपी बनता है। इस तरह से इसमें जो है कुल 2 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है जबकि NADH2 से कुल 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा जो है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वही एनर्जी जाकर के जो है उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स होता है वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से कुल 38 एटीपी का नेट बेनिफिट वहां पर होता है।